दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन हैं तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। देखिए, निम्न कथनों के लेखकों के नाम बताइए। तो देखिए, पहला, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन है हिगल का। अगला है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। अगला है, सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन है सुकरात का। और अगला है, राज्य मानव आत्मा का ही वृहद रूप है, ये कथन है प्लेटो का। विचारधारा किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, विचारधारा विचारों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें प्रचलित व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन से लेकर समाज के संपूर्ण कायाकल्प का आह्वान तक सभी शामिल होता है। अगला है, राजनीतिक विचारधारा किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए स्पष्ट और व्यवस्थित राजनीतिक विचारों के समूह को राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। राजनीतिक विचारधारा के कोई दो लक्षण बताइए। तो पहला है, राजनीतिक विचारों का समूह है। दूसरा है, राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, ई.एच. कार ने राजनीतिक विचारधारा के कौन से दो प्रकार बताए हैं? तो पहला है आदर्शवादी विचारधारा और दूसरा है यथार्थवादी विचारधारा। समाजवाद से संबंधित किन्हीं दो विचारधाराओं के नाम लिखिए। तो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद से संबंधित किन्हीं दो विचारधाराओं के नाम लिखिए। तो एक है फासीवादी विचारधारा और दूसरी है नाजीवादी विचारधारा। विचारधारा के अंत का सिद्धांत क्या है? उत्तर है, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक डेनियल बेल हैं। ये सिद्धांत मानता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के मध्य संघर्ष समाप्त हो गया है। अब विचारधारा के आधार पर संघर्ष का अंत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा के दो लक्षण बताइए। तो पहला है राजनीति का आध्यात्मिकरण करना, दूसरा है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देना। आधुनिक युग में उदारवाद के उदय एवं विकास में सहायक दो परिस्थितियां या कारण बताइए। दो क्वेश्चन एक साथ लिख दिए मैंने, परिस्थितियां या फिर कारण। पहला है यूरोप में पुनर्जागरण, दूसरा है औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद के प्रकार या चरण बताइए। तो उदारवाद के दो प्रकार या दो चरण, नकारात्मक उदारवाद जिसको परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं, सकारात्मक उदारवाद जिसको आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं। उदारवाद का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उत्तर है, उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनहीन अवस्था अथवा स्वतंत्रता। इस प्रकार उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता के विचार के साथ जुड़ी हुई है। अगला है, उदारवाद के कोई दो मूल सिद्धांत बताइए। तो मानव विवेक में आस्था और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। परंपरागत उदारवाद जिसको नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, उसके दो मूल सिद्धांत या मान्यताएं बताइए। तो पहले है निर्बाध स्वतंत्रता पर बल, दूसरा है सीमित शासन के सिद्धांत पर बल। अगला क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद की दो मूल मान्यताएं या सिद्धांत बताइए। मान्यताएं, सिद्धांत, विशेषताएं, लक्षण, तत्व सबका एक ही मतलब होता है। तो पहली है सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल, दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पर बल। कोई चार प्रमुख उदारवादी विचारकों के नाम बताइए। तो जॉन लॉक, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन और लोस्की। अगला है, उदारवाद की कोई दो आलोचनाएं कीजिए। तो राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। प्रत्ययवाद या आदर्शवाद का अर्थ बताइए। दोनों का एक ही मतलब है, प्रत्ययवाद को बोल दो चाहे आदर्शवाद बोल दो, ठीक है। तो उत्तर देखिए, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद राज्य की प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित एक विचारधारा है जो राज्य एवं इससे संबंधित समस्याओं पर आदर्शवादी एवं इंद्रियातीत ज्ञान के आधार पर विचार करती है। अगला है, चार प्रत्ययवादी या आदर्शवादी विचारकों के नाम बताइए। तो इम्यूनल कांट, हिगल, टी.एच. ग्रीन और बोसांके। दो जर्मन आदर्शवादियों के नाम लिखिए। तो इम्यूनल कांट और हिगल। दो अंग्रेज आदर्शवादियों के नाम लिखिए। तो टी.एच. ग्रीन और बोसांके। आदर्शवाद के दो प्रमुख सिद्धांत या मान्यताएं लिखिए। तो पहले है, राज्य एक नैतिक संस्था है, दूसरा राज्य साध्य है साधन नहीं। अगला है,
हिगल द्वारा लिखी गई दो प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और दूसरी है फिलोसफी ऑफ लॉ। टी.एच. ग्रीन द्वारा लिखित दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, दूसरा लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है राज्य की प्रकृति के बारे में प्रत्ययवाद व्यक्तिवाद से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है व्यक्तिवाद राज्य को एक कृत्रिम संस्था व एक आवश्यक बुराई मानता है, जबकि आदर्शवाद राज्य को विश्व आत्मा या व्यक्ति की नैतिक चेतना से उत्पन्न एक नैतिक संस्था और एकमात्र सर्वोत्तम संस्था मानता है। आदर्शवाद तथा मार्क्सवाद में आधारभूत अंतर क्या है। उत्तर है आदर्शवाद का आधार भौतिकवाद यानी पदार्थ है, जबकि आदर्शवाद का आधार आदर्शवाद तथा मार्क्सवाद में आधारभूत अंतर क्या है। उत्तर है मार्क्सवाद का आधार भौतिकवाद यानी पदार्थ है, जबकि आदर्शवाद का आधार अध्यात्मवाद यानी चेतना है। अगला क्वेश्चन है बोसांके ने प्रत्ययवाद यानी आदर्शवाद को क्या नाम दिया है। उत्तर है बोसांके ने आदर्शवाद को आध्यात्मिक सिद्धांत कह करके पुकारा है, क्योंकि यह सिद्धांत राज्य के दृश्यमान भौतिक तत्वों पर बल नहीं दे करके आध्यात्मिक स्वरूप पर बल देता है। हिगल का विश्व आत्मा का विचार क्या है। उत्तर है हिगल की राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक आधार उसके विश्व आत्मा की अवधारणा है। हिगल मानता है कि इतिहास विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति है तथा इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाएं विश्व आत्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों का ही परिणाम है। अगला है राज्य के संबंध में हिगल का प्रसिद्ध वाक्य क्या है। उत्तर है राज्य के संबंध में हिगल ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर यानी विश्व आत्मा का अवतार है। स्वतंत्रता के बारे में टी.एच. ग्रीन के विचार लिखिए। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, टी.एच. ग्रीन आएगा यहाँ पर। तो ग्रीन स्वतंत्रता को शाश्वत चैतन्य या ईश्वरीय अंश से वशीभूत मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण मानता है, जो मनुष्य की मनुष्यता का आवश्यक तत्व और प्राण है। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं। पहला है आंतरिक स्वतंत्रता और दूसरी है बाहरी स्वतंत्रता। आदर्शवादी विचारधारा के दो दोष बताइए। तो पहला है राज्य एक नैतिक संस्था नहीं है, दूसरा है राज्य की सावयवी धारणा भ्रमपूर्ण है। लिखने में मिसप्रिंट हो गया, सावयवी धारणा भ्रमपूर्ण है। अगला है हिगल के राजनीतिक दर्शन की पद्धति बताइए, इसके अंगों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए हिगल के राजनीतिक दर्शन की पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति है। इस पद्धति के तीन अंग है वाद प्रतिवाद संवाद। नारीवाद से क्या तात्पर्य है। उत्तर है नारीवाद महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एक गतिशील और निरंतर परिवर्तित होने वाली विचारधारा है, जिसके आधार पर महिलाओं की मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नारीवाद की कोई दो मान्यताएं लिखिए। तो पुरुष प्रभुत्व को चुनौती और लैंगिक समानता पर बल। अगला क्वेश्चन है नारीवाद के दो समर्थकों के नाम बताइए। तो केट मिलेट और एलिस टेन। अगला है नारीवाद के विभिन्न चरणों धाराओं या लहरों के नाम बताइए। सबका एक ही मतलब है। तो उदार नारीवाद, उग्र नारीवाद और समाजवादी नारीवाद। उदार नारीवाद के दो समर्थकों के नाम बताइए। पहला है मेरी वुलस्टोन, फिर दूसरा जे.एस. मिल। फिर अगला क्वेश्चन है उग्र नारीवाद के दो समर्थकों के नाम बताइए। तो काटे मिलर और सुलामित फायरस्टोन। समाजवादी नारीवाद के दो समर्थकों के नाम बताइए। पहला है रॉबिन कॉफमैन, दूसरा फ्रेडरिक एंगल्स। अगला है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन। ये पुस्तक के लेखक कौन है। नारीवादी विचारक एलिस टेन। दूसरा है द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। पुस्तक के लेखक कौन है। नारीवादी विचारक जे.एस. मिल। सेक्स और जेंडर में भेद बताइए। उत्तर देखिए सेक्स एक जैविक शब्दावली है जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को प्रदर्शित करती है, जबकि जेंडर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को दिखाता है। अगला है भारतीय नारीवादी आंदोलन की दो विशेषताएं बताइए। तो पहला महिला सशक्तिकरण पर जोर, दूसरा महिला शोषण और उत्पीड़न का विरोध।
तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।